सगी माँ का देहांत हुआ और बेटों को ही खबर नहीं। पूरा हफ्ता बीत गया। तुमने गांव फ़ोन लगाया? अनिल ने सक पकाकर नजरें झुका लिया। राधे जी अब भी उसे हैरत से घूर रहे थे। तो तुम्हें अभी तक समाचार नहीं मिला? नहीं, अजीब बात है। मन ही मन बुदबुदाकर उन्होंने एक ऑटो रिक्शा को रोका। उसमें अपना सामान जमाया। खैर अभी तो मैं चलता हूँ, मेरी ट्रेन का समय हो रहा है। 10 तारीख को वहीं मिलूँगा, धीरज रखना। और उसकी पीठ थपथपाई। वह रवाना हो गई। अनिल कुछ क्षण भूत बना खड़ा रहा। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। उसने स्कूटर स्टार्ट किया और उदास मन से घर की तरफ मुड़ गया। उसे अचानक आया देख निभा घबरा उठी, पानी का गिलास थमा, चिंतित स्वर में पूछने लगी, तबीयत तो ठीक है ना? हाँ। फिर दफ्तर से इतनी जल्दी कैसे लौट आए? निभा। अनिल का कंठ सूख गया। माँ नहीं रही? क्या? कब? कैसे? 7 दिन हो गए और हमें खबर तक नहीं। किसने कहा आपसे? राधे जी ने। यहाँ किसी काम से आए थे, संयोग से बाजार में मिल गए। मगर निभा अचकचाई। अजीब बात है, आपकी माँ और आपको ही खबर नहीं? बड़े भैया को भी फ़ोन नहीं आया? क्या उन्हें भी खबर नहीं मिली होगी? लगता तो यही है। भारी मन से फ़ोन उठा। उसने मोहन भैया को फ़ोन लगाया। खबर सुनकर मोहन को भी बेहद आश्चर्य हुआ। कमाल है, इस बात की सूचना क्यों नहीं दी गई हमें? आजकल तो गांव-गांव में एसटीडी की सुविधा उपलब्ध है। कहीं राधे जी को गलत समाचार तो नहीं मिला है? नहीं भैया, बुआजी ने स्वयं उनको फ़ोन किया था। राधे जी की बेटी की शादी 1 सप्ताह पूर्व हुई थी, इसलिए दाह संस्कार व उठाने में वे नहीं जा पाए। कह रहे थे अब 13वीं पर जाएंगे। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मोहन बौखलाया। सगी माँ का देहांत हुआ और बेटों को ही खबर नहीं। पूरा हफ्ता बीत गया। गांव जबलपुर फ़ोन लगाया, किसको लगाता? वहाँ किसी का नंबर भी तो मालूम नहीं। आपको मालूम है? नहीं। फिर इस खबर की पुष्टि कैसे करें? दीदी को फ़ोन लगाकर पूछें। हंसेंगे नहीं वो लोग हम पर? ऐसा करते हैं। कुछ सोच कर मोहन ने उसे फ़ोन रखने को कहा। दूसरे ढंग से पूछते हैं। और अनिल के फ़ोन रखने के बाद मोहन ने अपनी पत्नी को कुछ समझाया। फिर शोभा ने ननद मीना को फ़ोन लगाया और उधर से फ़ोन उठाने पर शोभा ने पूछा, हेलो, मीना है? मैं उसकी सहेली बोल रही हूँ। मायके गई है, उसकी माँ नहीं रही। अच्छा अच्छा। और फ़ोन रख दिया। मोहन सिर पकड़कर बैठ गया। खबर सच्ची थी, मगर उन्हें मिली क्यों नहीं? सब रिश्तेदारों को मिल गई, सिर्फ उन्हें ही नहीं दी गई। सगे बेटों को दाह संस्कार के बाद उठाने पर सारे रिश्तेदार आए होंगे। उस दिन भी दोनों बेटों को जब अनुपस्थित पाया होगा तो कितनी छिछालेदर हुई होगी। अपने आप को अपमानित महसूस कर मोहन की गर्दन झुक सी गई। अनिल को फ़ोन से सूचित कर वह जाने की तैयारी में जुट गए। 2 घंटे बाद की ट्रेन थी। 10 घंटे का सफ़र था। रास्ते भर इसी उधेड़-बुन में रहा। सीट पर बेचैनी से पहलू बदल रही शोभा ने नथुने फुलाते हुए आशंका प्रकट की, मुझे तो गहरी साजिश लगती है। कैसी साजिश? माँ जी के गहने हड़पने की। मैं समझा नहीं। अरे सीधी सी बात है, हम सब पहले पहुँच गए होते तो माँ जी के गहने हम दोनों बहुओं में बंटते, लेकिन अब न पहुँचने पर कर लिए होंगे किसी ने कब्जे में। किसने? उसी ने जो हफ्ते भर से आकर जमी बैठी है। घृणा से शोभा का स्वर विषैला हो गया था। मोहन ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर झुकाए विचारों के भंवर में डूबता उतरता रहा। अगले दिन प्रातः 9 बजे के लगभग दोनों गांव पहुँचे। पिताजी बाहर बैठक के एक कोने में उदास गमगीन बैठे थे। सामने रिश्तेदार भी शोकाकुल बैठे थे। रिक्शे से उतर मोहन ने सूटकेस एक तरफ रखा और पिताजी की गोद में मुंह छुपा जोर जोर से रोने लगा। कैसे हो गया ये सब? हमें खबर तक नहीं मिल पाई। पिताजी ने कोई जवाब नहीं दिया।
दीवार से सिर टिकाए, आंखें मूंदे, होठों को कसकर भींच लिया। उनके झुर्रीदार चेहरे पर दर्द की असंख्य लकीरें स्पष्ट दिख रही थी। उधर शोभा रिक्शे से उतर घर के अंदर जा अपने आर्त विलाप से पूरे घर को गुंजाने लगी। दीदी से लिपट फूट फूट कर रोते हुए उनके कंधे को तैर कर दिया। उसने 3-4 मिनट तक दोनों का यही करुण विलाप चलता रहा। फिर पिता की गोद से सिर उठा। मोहन ने भी भीगे स्वर में उल्हाना दिया। आजकल तो इतने साधन हो गए हैं, हमें फ़ोन तो करवा तो देता, मगर फिर सोचा कोई फ़ायदा तो है नहीं। क्यों? मुझे लगा क्या पता इस बार भी तुम्हें छुट्टी मिलने में दिक्कत आ जाए। मोहन को यूं लगा मानो भरी महफिल में नंगा कर जूते जड़ दिए गए हों। उस पर सकपकाते हुए सिटपिटाकर अकलाने लगा। ऐसा कैसे सोच लिया? मरने की खबर सुनकर तो हम हर हाल में आते। और जीते जी। बात काटते हुए पिताजी का कंठ रूंध गया। मोहन कुछ न कह सका। उसके लिए मुंह छुपाना दुस्सार हो गया। पिताजी से ऐसे आक्रामक रुख की उसने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। पिताजी ने एक ही बार में उसका संपूर्ण जीवन चरित्र उधेड़ कर रख दिया था। वहाँ बैठे पांचों और रिश्तेदार होठों पर मुस्कान रोक मन ही मन मोहन की स्थिति का आनंद लेने लगे। मोहन के लिए वहाँ बैठना रहस्य हो गया, मगर उठकर जाता भी कहाँ? क्या घर छोड़कर वापस चल देता? उसी समय अनिल और नेभा का रिक्शा रुका। रोती हुई अंदर चली गई। अनिल पिता के गले से लिपट स्वर्गीय माँ को याद कर रोने लगा। उसका चेहरा आंसुओं से तैर था और कंठ गम से अवरुद्ध विलाप करता रहा। कुछ मिनट रोने के बाद उसने हिचकियाँ लेते हुए पिता को उल्हाना दिया। खबर तो करनी थी हमें, कैसे करता? बात काट पिताजी ने अपनी लाचारी बताते हुए कहा। मैं अकेला बूढ़ा दाह संस्कार का इंतजाम करता या तुम्हें फ़ोन करने जाता, किसी को भी कह देते। ऐसे वक्त तो हर कोई सहयोग करने आ जाता है। सब कहने की बातें हैं बेटा। ठंडी सांस लेते हुए पिताजी ने सवालिया निगाहों से कहा। आज के ज़माने में लोगों को अपनों के लिए ही समय नहीं मिलता तो परायों के लिए कौन खटता है? अनिल सकपका गया। वह समझ नहीं पाया कि पिताजी वास्तव में ज़माने की शिकायत कर रहे थे या बेटों पर कटाक्ष। उनका मुख देखता रह गया। वह पिताजी मुंह फेर बाहर सड़क की तरफ देखने लगे। अनिल के लिए वहाँ बैठना रहस्य हो गया। रिश्तेदारों की मुख मुद्रा तो उसने पहले ही भांप ली थी। वे सब दबी छुपी मुस्कानों से उसकी स्थिति का आनंद ले रहे थे। अनिल के तन बदन में आग लग गई। मन तो हुआ पिताजी से पूछे कि माँ के मरने पर 8-10 घंटों के अंदर ही सारे रिश्तेदार आ गए थे। किसने किए थे इन सबको फ़ोन? क्या इसी तरह हमें भी फ़ोन नहीं किया जा सकता था? किंतु पूछने की हिम्मत न कर सका। वहाँ उसका अब दम घुटने लगा था। मीना दीदी से मिलने का बहाना कर वह उठा और पीछे पीछे मोहन भी चल दिया। अंदर मीना तीनों बुआओं के संग किसी कार्य में व्यस्त थी। मीना दीदी के हाथ में कोई लिस्ट थी और तीनों बुआ सामने रखा सामान उसके अनुसार मिला रही थी। शोभा और निभा एक और अपेक्षित सी बैठी थी। कमरे में प्रवेश करते वक्त अनिल ने सोचा मीना दीदी दोनों भाइयों को देखते ही दौड़ती हुई उनके गले लिपट फूट फूट कर रो पड़ेगी। फिर दोनों भाई उसे सांत्वना देंगे, किंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मीना ने
एक क्षण के लिए उचटती नज़र उन पर डाली और पूर्ववत अपने कार्य में व्यस्त हो गई। तीनों बुआओं ने भी बेला का अनुसरण किया। मोहन अनिल कट कर रह गए। चुपचाप शोभा निभा के पास आकर बैठ गए। चारों को एक एक पल काटना दुभर हो रहा था। कुछ समय तक माँ के बारे में इक्का दुक्का प्रश्न पूछते रहे। फिर स्नान आदि करने का बहाना कर चारों वहाँ से भी उठ खड़े हुए। उनके जाने के बाद एक लंबी सांस ले मीना ने लिस्ट नीचे रख दी। उसका मन माँ की याद में बुरी तरह तड़प रहा था। जिस रात माँ शांत हुई उससे एक दिन पहले ही मीना और छोटी बुआ वहाँ पहुँची थी। रात 2 बजे के लगभग माँ को घबराहट होने लगी। पिताजी डॉक्टर को बुलाने जाने लगे तो माँ ने कसकर हाथ पकड़कर रोक लिया। पिताजी ने हाथ छुड़ाकर जाना चाहा, लेकिन माँ ने पुनः रोक लिया। वह टूटे स्वरों में कुछ बड़बड़ा रही थी। शायद उन्हें आभास हो गया था कि बिछड़ने की बेला आ गई है। वह नहीं चाहती थी कि अंत समय में जब प्राण निकलें तो पति भी सामने न रहे। पिताजी इधर डॉक्टर को बुलाने जाते, उधर उनके प्राण। मजबूरन पिताजी को ही रुकना पड़ा। माँ की सांस चलने लगी थी और पिताजी बेबसी से अपनी जीवन सहचरी को मौत के मुंह में जाते देख रहे थे। भरा पूरा परिवार है। 2-2 कमाऊ बेटे बहू हैं, पोते पोतियां हैं, मगर साथ रहने वाला कोई नहीं। काश इनमें से कोई भी एक यहाँ होता। उनके नेत्र छलछला आए। कुछ क्षणों बाद उन्होंने अपने मन को स्थिर किया और भगवान की मूर्ति के पास रखी गंगा जल की शीशी व तुलसी उठाई। फिर तुलसी के पत्ते माँ के मुंह में रख चम्मच से गंगा जल पिलाने लगे। बेटों से एक बार मिल लेने की कसक उनके मन को अंतिम क्षणों तक चुभ रही थी। पिताजी ने पिछले माह दोनों को फ़ोन किया था, किंतु बेटों को आने की फुर्सत नहीं मिली। यह आस मन में संजोए लगभग 8-10 मिनट वे पिताजी की बाहों में तड़पती रही। स्तब्ध पिताजी अपनी जीवन संगिनी की निष्प्राण काया कलेजे चिपटाए फूट फूट कर रो पड़े। जीवन भर जिसने हंसते हंसते बिना शिकायत पूर्ण समर्पण भाव के साथ निभाया, आज वह जीवन भर उन्हें अकेला छोड़ अंत में विलीन हो गई थी। पिताजी का कलेजा मुंह को आने लगा। वे अपने आप को बेहद अकेला महसूस कर रहे थे। इतना बड़ा घर है, 2-2 बेटे बहू, पोते पोतियाँ, मगर उन्हें सहारा देने वाला कोई नहीं। क्या फ़ायदा 2-2 बेटों के होने का? इससे तो पुत्रहीनता भली। और ऐसा ही उद्वेलित क्षण में उन्होंने वह कठोर निर्णय लिया। आंसू पोंछ माँ की निष्प्राण काया पर चादर ओढ़ा, गमले से 2 पुष्प तोड़ उन पर चढ़ाए और दरवाज़ा खोल घर के बाहर आए। कॉलोनी की सुनसान सड़कें रात के सन्नाटे में साएं साएं कर रही थी। छड़ी टेकते हुए वे कॉलोनी के बाहर मेन रोड पर आए। वहाँ एक एसटीडी बूथ था। बूथ का मालिक वहीं रहता भी था। घंटी बजा, उसे जगाया। उसके दरवाज़ा खोलने पर ऐसे जगाने के लिए माफ़ी मांगी और छोटी बुआ को फ़ोन लगाया। बुआ को उन्होंने सख्त मना कर दी। दोनों बेटों और उनकी ससुराल को छोड़ बाकी सब रिश्तेदारों को सूचित कर देना। हतप्रभ रह गई बुआ ऊहापोह करने लगी, लेकिन पिताजी ने कसम दे मुंह बंद कर दिया। फ़ोन कर पिताजी घर लौटे। सुना घर उन्हें काटने को दौड़ रहा था। छोटी बुआ पास ही गांव में रहती थी। आधे घंटे में फूफाजी के साथ वह मोटरसाइकिल से आ गई। आते ही पिताजी के
गले लग फूट फूट कर रो पड़ी। पिताजी के मन की पीड़ा रोके नहीं रुक रही थी। वे भी बच्चों के समान बिलखने लगे। छोटी, एकदम अकेला रह गया हूँ मैं। बुआ और फूफा जी उन्हें बाहों में भींच ढाढ़स बंधाते रहे। 2 घंटे बाद मीना अपने पति व बच्चों के संग आ गई। थोड़ी ही देर बाद बड़ी व मंजली बुआ भी फूफा जी व बच्चों के संग आ गई। घर में कोहराम मच गया था। पिताजी को धीरज बंधाते हुए सबने समझाना चाहा, अच्छा लगेगा 2-2 बेटों के रहते कोई अन्य चिता को अग्नि दे। पिताजी की रूंधी आवाज़ अब थरथराने लगी थी। समधी जी, बेटी से माँ बाप यह तो ज़रूर पूछ लेते हैं कि सास ससुर का व्यवहार कैसा है, लेकिन कभी ऐसा क्यों नहीं पूछते कि तुम्हारा व्यवहार उनके प्रति कैसा है। जीते जी क्या कम जला चुके हैं वे जी से, अब मरने के बाद क्या फ़र्क पड़ता है, कौन फूंक रहा है। पिताजी ने 2 टूक शब्दों में इनकार कर दिया। उनकी जिद के आगे सबको झुकना पड़ा। मोहन ने ठंडी सांस ली। शाम हो गई थी। मोहन एक कोने में जाकर सिर झुकाकर बैठ गया। उसका चित्त बेहद अशांत था। मस्तिष्क में विचारों के अधर चल रहे थे। पिताजी के मात्र एक निर्णय ने उसके व अनिल के व्यक्तित्व का एक तिनका उड़ा दिया था। दोनों को रिश्तेदारी में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रखा। समस्त रिश्तेदारों को मालूम हो चुका था कि पिताजी ने स्वयं ही दोनों बेटों व उनके ससुर वालों को समाचार देने से मना कर दिया था। न कहते हुए भी सब समझ गए थे कि एक असहाय वृद्ध ने ऐसा अभूतपूर्व निर्णय क्यों लिया होगा। पिताजी यहीं नहीं रुके। उन्होंने रिश्तेदारों को भेजे जाने वाले शोक पत्र पर भी सिर्फ अपना ही नाम दिया, बेटों का नहीं। यह पत्र रिश्तेदारों में हर एक के यहाँ पोस्ट किए हुए दूर दूर के रिश्तेदारों को भी बस नहीं हुए तो मोहन अनिल के ससुराल में। गलानी से मोहन की गर्दन झुक गई। उसके सम्मुख अभी एक भारी समस्या और थी। माँ की 13वीं 2 दिन बाद समस्त रिश्तेदारों का जमघट होने वाला था। कैसे करेगा वह सबका सामना। रिवाज के मुताबिक उस दिन मृतक के बेटों को पगड़ी बंधती है। पिताजी ने इस रस्म के लिए भी स्पष्ट इनकार कर दिया था। घबराए मोहन और अनिल ने पिताजी से लगभग गिड़गिड़ाते हुए इस रस्म के लिए याचना की थी, लेकिन पिताजी ने शुष्क सपाट स्वरों में लताड़ दिया था। मतलब क्या है पगड़ी की रट लगाने से। पगड़ी उसे बनती है जिसने जीते जी सेवा की हो। जब सेवा ही नहीं की, उल्टे जी चुराया हो तो क्या मतलब है बेफिजूल ढोंग करने से। इस साफ गोई पर मोहन अनिल कट कर रह गए। मोहन धीरे से उठा और किसी काम का बहाना बना कर घर से निकला। एक दूरस्थ कॉलोनी में जा वहाँ के एसटीडी बूथ से अपनी और अनिल की ससुराल फ़ोन लगाया। संक्षिप्त में पिता की नाराज़गी भी बतला दी। रिरियाते हुए गुहार की कि किसी तरह पगड़ी के लिए राजी करवा लें। अगली ही सुबह शोभा और निभा के माता पिता व अन्य परिजन भी टैक्सियों में भरकर आए और हाथ जोड़ माफ़ी मांगी। पिताजी के मुख पर अकड़ के कोई चिन्ह नहीं थे। वे आत्मीयतापूर्वक उन्हें आश्चर्यचकित करने लगे। आप व्यर्थ सोच विचार कर रहे हैं साहब। मेरे मन में किसी के प्रति कोई शिकायत नहीं है। फिर हमसे क्या नाराज़गी रही, हमें खबर ही नहीं कि ऐसा है। पिताजी के चेहरे पर कूटनीतिक मुस्कान उभरी। जिनके पत्र आते रहते थे कुशल
कुशल क्षेम के उनके नंबर थे मेरे पास। हड़बड़ी में वही खबर करवा सका। दोनों समधी कट कर रह गए। पिताजी ने बेहद सादगी से उन्हें उलाहना जो दे दिया था। एक क्षण चुप रह। बड़े समधी ने बात संभालनी चाही। इन लोगों ने आपके साथ ऐसा व्यवहार रखा, हमें तो सपने में भी इस बात का गुमान नहीं था। आप यदि एक बार भी पत्थर डाल देते। अरे मैं तो समझता रहा आप सब जानते होंगे। नहीं, मामला संभालता देख बड़े समधी ने में कुछ उत्साह जागा। हमें आभास ने तक नहीं था। अजीब बात है, पिताजी का स्वर थोड़ा भरा गया। बहुएं हर साल छुट्टियों में मायके पहुंच जाती थी। आपने कभी पूछा नहीं कि वे सास ससुर के पास कब जाती हैं? क्या सास ससुर की इच्छा नहीं होती अपने पोते पोतियों से मिलने की? दोनों समधी और उनके परिजनों को काटो तो खून नहीं। पिताजी ने कितने संक्षिप्त शब्दों में बहुओं की सेवाहीनता का दुखड़ा बयान कर दिया था। सबके सिर झुक गए। पिताजी की रुंधी आवाज़ अब थरथराने लगी थी। समधी जी, बेटी से माँ बाप यह तो ज़रूर पूछ लेते हैं कि सास ससुर का व्यवहार कैसा है, लेकिन कभी ऐसा क्यों नहीं पूछते कि तुम्हारा व्यवहार उनके प्रति कैसा है। समधियों के दिलों दिमाग में सैकड़ों घंटे बजने लगे। वे तो उल्टे खुश ही होते थे कि उनकी बेटी को कोई झंझट नहीं है, स्वतंत्र हैं अपनी गृहस्थी में। लेकिन यदि उनकी बहू भी इसी तरह स्वतंत्र रहना चाहे तब वे कांप उठे। कुछ क्षणों की खामोशी के बाद दोनों समधियों ने अपने अपने अश्रुपूर्ण चेहरे ऊपर उठाए हुए कहा, अपनी बेटियों के व्यवहार के लिए हम क्षमा चाहते हैं। अब वे ऐसा कदापि नहीं करेंगी। खैर, इसे आजमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पिताजी ने आदरपूर्वक उन्हें कंधों को थपथपाया। मैंने दूसरे इंतजाम कर लिए हैं और 13वीं के दिन इन इंतजामों का खुलासा हुआ। कथा आरंभ होने के पूर्व बड़े फूफा जी ने घोषणा की, यह मकान पिताजी ने हाई स्कूल के छात्रावास के लिए दान कर दिया है। इसमें 20 छात्र रह सकेंगे। माँ के गहने बेच पिताजी ने स्कूल के संयुक्त नाम से एफडी करवा दी है। छात्रों से किराया और एफडी का ब्याज स्कूल व पिताजी की देखभाल अच्छी तरह कर लेगा। उनके बाद यह सब स्कूल का हो जाएगा। सुनते ही शोभा और निभा शर्म से गड़ गई। अभी तक अपने दुर्व्यवहार से उन्होंने सास ससुर के जीवन में जो अंधेरा किया था, उसकी कालिमा कालिख बनकर उनके सुंदर चेहरों पर पुत गई थी। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।